से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी तो 1 जुलाई को हमने 100 यूनिट्स खरीदे 15.5 के, 6 जुलाई को 100 और खरीदे 15.6 के, तो कितने हो गए 100 और 100। यहाँ बैलेंस भी बना देते हैं, 200 यूनिट्स हो गए हमारे पास। अच्छा 200 एक साथ तो लिख नहीं सकते, फीफो में अलग अलग लिखने होते हैं। हाँ तो हमारे पास 100 रखे हुए 15.5 वाले पुराने और फिर 100 रखे हुए 15.6 वाले नए। ये इन्वेंट्री है हमारी। फिर 80 यूनिट्स बेच दिए। अब आप बताएं जो 80 बेचोगे वो पुराने वाले में से बेचोगे नए में से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, पुराने वाले में से। तो पुराने कितने थे हमारे पास? 100 थे, 80 बिक गए तो कितने रह गए? 15 पॉइंट और 100 अभी भी रखे हुए 15 पॉइंट। फिर 50 और खरीद लिए इसने 15 पॉइंट और 100 बेच दिया। अब 100 कौन से बेचेगा वो? पहले 20 निकालेगा, फिर इसमें से 80 निकल जाएंगे। अब क्या बच जाएगा? 20 खत्म हो गए, 100 में से 80 निकल गए तो कितने रह गए? 20 रह गए 100 में से। कितने वाले? 15 पॉइंट और 50 ये भी रखे हुए 15.8। क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें 20 15.6 पे और 50 15.8 पे, प्लस कर लें कितना आ रहा है? प्लस करके बता तो दें क्या आ रहा है। $1102 आंसर। इसको पूरा फीफो सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा समझाओ किसी को मसला इसमें तो। 22 असेंबली डिपार्टमेंट है और मशीनरी डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट्स हैं। ये इंफॉर्मेशन है बजटेड सारी। ये कह रहे हैं OAR निकालना है सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट का। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स देखें कितने? 75,000 के। असेंबली डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कितने? 75,000 के। इसको डिवाइड कर दें, मशीन और लेबर जो ज़्यादा है उससे डिवाइड होता है। क्या ज़्यादा है? लेबर आर 5,600। तो 75,000 को डिवाइड कर दें 5,600 घंटों से, 13.39 पर लेबर आर निकाला है ना, लेबर आर से डिवाइड करा। तो जो भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा घंटे होते हैं मशीन या लेबर के, उससे डिवाइड होता है। बस OAR निकालना। 24 Which statement best describes a stepped fixed cost? Sorry. A shortage cost a business to pay more for its purchases of raw material. Raw material महंगा हो गया। अब देखिए रॉ मटेरियल महंगा हुआ है तो इसका मतलब कौन सी कॉस्ट बढ़ गई है? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है। कोई भी कॉस्ट बढ़ती है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट बढ़ती है ना, तो अब ब्रेक इवन करने के लिए हमें ज़्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया। तो कोई भी खर्चा बढ़ता है तो ब्रेक इवन यूनिट्स अब ज़्यादा यूनिट्स पे जाके ब्रेक इवन होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमें 10 स्टूडेंट चाहिए थे ब्रेक इवन करने के लिए, कोई खर्चे बढ़ गए तो अब हमें 10 नहीं 12 या 13 स्टूडेंट चाहिए होंगे ब्रेक इवन करने के लिए। तो खर्चे बढ़ने की वजह से चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, ब्रेक इवन यूनिट्स बढ़ जाते हैं, ब्रेक इवन बढ़ता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज, खर्चा बढ़ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं, वो भी क्या हो रही है? वेरिएबल कॉस्ट ही तो बढ़ रही है। मटेरियल बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। और कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन नहीं, मार्जिनल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं। तो क्या हुआ? एक वेरिएबल खर्चा बढ़ गया, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गई, ब्रेक इवन भी बढ़ गया और कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने की वजह से कम हो जाएगा। तो ब्रेक इवन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, कंट्रीब्यूशन डिक्रीज।
इसमें कोई मसला है पूछ लें 23 में। यार उज़ैफा पढ़ ले यार, उसने शायद इंतज़ाम करा हुआ, आगे पीछे सोचा हुआ कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। तूने भी सोचा हुआ तो ठीक है, मसला नहीं। 24 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ स्टेप फिक्स कॉस्ट। देख लें उस दिन भी करा था MCQ, सही है ना। फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? एक सर्टेन यूनिट्स तक फिक्स होती है, फिर बढ़ती है एक और सर्टेन यूनिट्स तक। इट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन आउटपुट। जितना आउटपुट चेंज होगा उतनी ये बढ़ेगी नहीं, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो जितना आउटपुट बढ़ रहा है उतनी कॉस्ट बढ़ रही है, जितना आउटपुट कम हो रहा है उतनी कॉस्ट कम हो रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। इट चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन प्राइम कॉस्ट। जितनी प्राइम कॉस्ट चेंज होगी, यानी कि DMDL VOH, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट खर्चे। DMDL डायरेक्ट खर्चे को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। कह रहा है जितनी प्राइम कॉस्ट चेंज होगी उतनी ये चेंज होगी नहीं, जितनी प्राइम कॉस्ट चेंज होगी उतनी ये चेंज होगी, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है ना फिर ये भी। इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट अमाउंट अंटिल आउटपुट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। एक हद तक फिक्स रहती है, उसके बाद ये फिर चेंज हो जाती है। इट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट अमाउंट, ये फिक्स कॉस्ट होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट, हाँ भाई जाग रहा है, पता है तुम MCQ नहीं देखोगे। 25 सॉल्व करना है सबको। A company produces company produces less than it sells in a particular period। इसका मतलब क्या है? जितना कंपनी ने यूनिट्स बनाए हैं उससे ज़्यादा बेचें। मतलब अगर हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, हमने सेल करें 120, अब हमने बेच कैसे दिया भाई? जब बनाए नहीं है तो बेच कैसे दिए? ओपनिंग में रखे हुए होंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री में से बेचा होगा। तो जितने प्रोड्यूस करें उससे ज़्यादा बेचें। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में से भी निकाल के बेच दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होंगे कम होंगे? हाँ कुछ तो बात ये नहीं, क्या बात करके बताओ सर। आप लोग लिखे अपने पास एक बात, when closing stock units are more than opening stock units, when closing stock units are more than opening stock units, then absorption costing reports higher profit than marginal costing. Then absorption costing reports higher profit than marginal costing. नेक्स्ट लिखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है ना तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग से ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा होता है? एब्जॉर्प्शन का ज़्यादा होता है। फिर आगे लिखें, व्हेन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आर मोर देन क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, व्हेन ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आर मोर देन
क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स marginal costing reports higher profit than absorption costing. Marginal costing reports higher profit than absorption costing. अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज़्यादा होता है. अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज़्यादा होता है. उसी हिसाब से देख लो किसका लॉस ज़्यादा होगा. नहीं भाई, जिसका प्रॉफिट कम होगा उसका लॉस ज़्यादा होगा ना. दोनों में से जो कम कमा रहा है, जिसका कम प्रॉफिट है उसका नुकसान ज़्यादा है. फिर तो ज़्यादा कमा रहा है उसका प्रॉफिट ज़्यादा है. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, कंपनी प्रोड्यूसेस लेस देन इट सेल्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड. जितना कंपनी ने प्रोड्यूस करा उससे ज़्यादा कंपनी ने बेच दिया, तो उसका मतलब कंपनी ने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट भी उठा के बेच दिया. तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा होगा कम होगा. अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एग्जाम्पल ले लें कोई. ओपनिंग स्टॉक 40 यूनिट्स, कुछ भी ले लें. प्रोडक्शन करी 100 यूनिट्स की और सेल्स को प्रोडक्शन से ज़्यादा कर दें, बेचा ज़्यादा है, जितना बनाया उससे ज़्यादा बेचा है. तो 100 बनाए ना, 101 कर दें, 105 कर दें, 110 कर दें, बेचा इससे ज़्यादा 110 कर देते हैं. 110 बेचें फॉर एग्जांपल. अब चेक कर लें क्लोजिंग कितना आ रहा है. ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा. तो इसकी स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक कम है. ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मार्जिनल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा. देख लें क्या आंसर होगा. एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम होगा और मार्जिनल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा.